नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर विषय की। जम्मू कश्मीर विषय जो कभी के फार्मूला लेकर आई थी मनमोहन सिंह सरकार। के फार्मूला का मतलब था कश्मीर फार्मूला, कि जहां पर आज लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर बना लीजिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था और विरोध इस स्तर पर किया था कि के फार्मूला फेल हो गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समय मुख्य अपोजिशन में थी और भारतीय जनता पार्टी की जो मूल पार्टी थी, जनसंघ जिसको कहते हैं, उसका उदय ही जम्मू कश्मीर के लिए हुआ था। यानी कि जब आर्टिकल 370 का विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कर रहे थे, आपने अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिवस भी पुण्यतिथि मनाई, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी गई थी, ऐसे आरोप हैं। उनको जहर दे दिया गया था और उस समय जम्मू कश्मीर में नेहरू जी की सहमति से एक परमिट सिस्टम लागू होता था। परमिट सिस्टम से मतलब है कि जम्मू कश्मीर में घुसने से पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि जब एक देश है तो एक संविधान क्यों नहीं, जब एक नागरिकता है तो देश के किसी भी कोने में जाने से रोक कैसे सकते हैं। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को साथ लेकर गए थे। वाजपेयी को बॉर्डर पर रोका और बोले देश को बताओ जाके कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के दाखिल हो गए। और बिना परमिट के दाखिल होने के बाद शेख अब्दुल्ला ने उनको गिरफ्तार करवाया। इसमें संभव है कि जो सहमति थी वो नेहरू जी की रही होगी, इसलिए उनको जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी गिरफ्तारी के दौरान। उनकी डेड बॉडी को दिल्ली लाने के बजाय सीधा कोलकाता लेकर डिस्पोज कर दिया गया था। अब आप सोचो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। जो लोग प्रत्यक्षदर्शी थे, जिनके सामने की बात है, उन्होंने बाद में बयान भी दिए थे कि उनकी बॉडी नीली पड़ गई थी, यानी कि उनको जहर दिया गया था। खैर, वो जम्मू कश्मीर का जब 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 जनसंघ का उदय जम्मू कश्मीर के लिए हुआ हो, मतलब बेस जम्मू कश्मीर था, तो आप सोचकर देखो कि जम्मू कश्मीर पर भारतीय जनता पार्टी जो उसकी सक्सेसर पार्टी है वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, क्योंकि उसका उदय जिस उद्देश्य से हुआ हो, अगर वो वहाँ से भटकते हैं तो पूरा देश उनको ये कहने वाला है कि आखिर तुम्हारी आइडियोलॉजी कहाँ रही। इसलिए जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, चाहे वो गिलगिट हो, बाल्टिस्तान हो, मीरपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, जो भी घाटी का हिस्सा या जम्मू का हिस्सा या आज मैं कहूँ लद्दाख का हिस्सा जो भी पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको पूरा वापस लाना ही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। इसलिए के सॉल्यूशन या के फार्मूले का विरोध हुआ और इस स्तर पर विरोध हुआ कि कांग्रेस को वो मामला रफा दफा करना पड़ा। अच्छा, जम्मू कश्मीर को पाने के लिए पाकिस्तान भी लगातार, चूँकि उसका पाकिस्तान का जो उदय हुआ वो जिना ये कह के उसने उदय किया कि मुझे भूमि का एक टुकड़ा दे दो, मैं हिंदुस्तान को फतेह कर लूँगा। उसने फतेह करने के उद्देश्य से सबसे पहला हमला जाकिर हुसैन, भारत में उस समय वाइस चांसलर हुआ करते थे, बाद में भारत के उपराष्ट्रपति हुए और फिर राष्ट्रपति हुए, जाकिर हुसैन के सगे भतीजे जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के जनरल हुए, वो कश्मीर अफेयर्स के भी मंत्री थे, जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। चूँकि उद्देश्य ये था कि हिंदुस्तान को फतेह करना है, तो जम्मू कश्मीर सबसे आसान टारगेट था, क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम बाहुल्य था और जिन्ना का ये फार्मूला उस समय से लेकर आज तक पाकिस्तान भी फॉलो करता आ रहा है। भले वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया, पूर्ण रूप से अब कुछ बचा नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ तक कि पीछे ये खबर आई, कल ये खबर आई कि जो उनके यहाँ इंटरनेट और मोबाइल के ऑपरेटर्स हैं या कंपनियां हैं, उन्होंने अल्टीमेटम जारी कर दिया कि हमको ये बंद करना पड़ेगा। आप सोचो, मोबाइल और इंटरनेट कंपनियों ने कह दिया कि हमको बंद करना पड़ेगा, उसका कारण बिजली का ना होना। और पाकिस्तान के पास इस समय जो एलपीजी पर या सीएनजी पर या पीएनजी पर बिजली उनके यहाँ चलती है, उसके आने का कोई साधन नहीं है। आज भी जो कुछ उनके पास थोड़ा बहुत स्टॉक बचा है वो थोड़े दिन चलने वाला है, उसके अलावा उनके पास कोई सल्यूशन नहीं है। वो कतर से भीख मांग रहे हैं कि हमको एलपीजी दे दीजिए या हमको पीएनजी सीएनजी दे दीजिए। कतर, कोई भी मुस्लिम कंट्री भी कब तक मदद कर सकता है, भिखारी को कब तक खिलाया जा सकता है।
और जिसने अपना उद्देश्य हिंदुस्तान को तबाह करना माना हो और उसके लिए वो सारा धन खर्च करता हो, चाहे वो यूएस से अलायंस करे, वो चाइना से अलायंस करे, या फिर वो सऊदी अरेबिया से अलायंस करे, या वो यूएई या कतर किसी भी कंट्री से अलायंस करता है, तो वो वहाँ से धन लाकर अपनी प्रोग्रेस में कम और भारत को बर्बाद करने के लिए ज़्यादा लगाता है। और यही कारण है कि भारत में तमाम तरह से वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, पैसा भी भारत में बेचते हैं, आतंकवाद का प्रयास भारत में करते हैं, यहाँ तक वो 4-4 जंगें भी भारत के साथ लड़ चुके हैं। यानी कि जो जिन्ना कहकर गया था कि लड़कर लिया है पाकिस्तान, ढांस कर लेंगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वो ले लेंगे, इसी पॉलिसी के तहत उस समय मुस्लिम लीग के कुछ लोग भारत में छोड़े गए थे, जो 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 कि उस समय संविधान सभा के सदस्य भी रहे। यानी कि पाकिस्तान बनने के बावजूद लगभग 30 से 35 सदस्य जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान बाद में धीरे धीरे करके जाते चले गए, लेकिन संविधान बनाते समय वो लूज पोल्स रखना, माइनॉरिटीज़ को प्रेफरेंस देना, भारत को सेकुलर बनाना, भारत में जो वो चाहते थे जिस रास्ते से आना, वो सब कुछ कर गए। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे थे वो बहुत चला नहीं, लेकिन भारत ने आर्टिकल 370 जो नेहरू के ज़माने में लगाया था उसको 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया। और समाप्त करते हुए कम से कम एक बाधा, वो बाधा मैं फिर से कहता हूँ, वो बाधा जो भारतीय जनता पार्टी के उदय के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सामने बाधा थी कि परमिट हम नहीं मानते, वो वहाँ पर निवासिता को लेकर समस्या आज भी बनी हुई थी कि आप वहाँ निवास नहीं कर सकते, आप वहाँ निवास कर सकते हैं, आप स्थायी घर नहीं बना सकते, आप वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आप वहाँ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, आप वहाँ पर सरकारी सुविधाएं नहीं ले सकते, सरकारी मदद नहीं ले सकते। यानी कि भारत के लोग जो जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं हैं वो लोग वहाँ पर वो बेनिफिट नहीं ले सकते। ये बाधा, जो पहली बाधा परमिट ख़त्म की गई थी, उसकी अंतिम बाधा आर्टिकल 370 35 कैपिटल ए के रूप में थी, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न था, उसको समाप्त करके रास्ता खोल दिया गया। अब पाकिस्तान को क्या दिखाना था? इमरान खान की सरकार ही इसी चक्कर में चलेगी क्योंकि वो पूरे विश्व में ये प्रोपेगेंडा फैलाते रहे कि भारत ने 370 ख़त्म करके कश्मीर को हड़पना चाहते हैं ये, और भारत लगातार कहता आया कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। इमरान खान उस समय ये भी विचार करते रहे कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने इल्लीगल कब्जा करके रखा है वो वापस ले सकता है। अब लड़ने की शक्ति तो थी नहीं, तो रायता फैलाना शुरू कर दिया और रायता पूरे विश्व में फैलाते रहे इमरान खान। इमरान खान के उस रायते का परिणाम ये निकला कि भारत ने उन पर हमला नहीं किया। दूसरी तरफ भारत में भी इंटरनल डिस्टर्बेंस लगातार पाकिस्तान के सहयोग से होता रहा, चाहे वो CAA का मूवमेंट हो, चाहे वो किसान मूवमेंट हो, चाहे और तमाम तरह के, या आजकल चल रहा है भारत में, ये सब कुछ पाकिस्तान सोची समझी रणनीति के तहत भारत में डिस्टर्बेंस करता रहता है। भारत के अंदर डिस्टर्बेंस होने का मतलब है कि फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान पर थोड़ा कम दिमाग लगाना और पाकिस्तान कब तक बच सकता है ये प्रयास करना। मुसलमानों में ही ये कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान कब तक बच सकता है, ये पाकिस्तान का इशू है। लेकिन ये भी तय बात है कि भारत जिस स्पीड से चल रहा है, पाकिस्तान के कब्जे में जो हमारा हिस्सा है वो हिंदुस्तान वापस ले ही लेगा। अब उसका दूसरा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान जो लगातार फैलाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग तो नहीं चाहते, वहाँ का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया, वहाँ निवासिता ख़त्म कर दी, वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी और दुनिया का ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब वहाँ हत्याएं हो रही हैं, आर्मी पता नहीं क्या कर रही है और महिलाओं बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। ऐसे प्रोपेगेंडास पाकिस्तान विश्व में फैलाता रहता है, झूठ। उसके लिए भारत लगातार उसको झूठ को काउंटर तो नहीं करता। काउंटर करना, चूँकि पाकिस्तान पागल जैसा देश है और वो बर्बाद हो चुका है इसी एजेंडे के तहत, तो वो उस पागलपन को हमें काउंटर करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन भारत लगातार विश्व को ये सेटिस्फाई ज़रूर करता है कि पाकिस्तान एक झूठा देश है, तो विश्व से डेलीगेशंस बुलाता है, भारत में घुमाता है, वो जम्मू कश्मीर के उन हिस्सों में भी घुमाता है जहां पाकिस्तान कहता है कि ये ड्रामा, ये जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है।
ऐसी G20 सम्मेलन 2023 में भारत में शेड्यूल्ड है। भारत ने उसकी मेज़बानी ली है। अब भारत का विचार है कि उसको कहाँ करेंगे। भारत ने कहना शुरू किया या भारत में कुछ इस तरह की समाचार आए कि वो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा और आर्टिकल 370 के बाद ये पहली अंतर्राष्ट्रीय, अब G20 तो आप समझ सकते हैं संसार के 20 प्रमुख शक्तिशाली देश, तो G20 जिनका इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिनका उद्देश्य है, उनकी समिट जम्मू कश्मीर में भारत ने करने का ऐलान किया या समाचार आए कि भाई वो सर्वे हो रहा है कि वहाँ करेंगे। अब जैसे ही ये भारत में चला कि भाई हम जम्मू कश्मीर में G20 की समिट करेंगे ताकि संसार भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भारत में आएँ और जो उनके डेलीगेशंस हैं वो भारत में आएँ और भारत में आकर भी जम्मू कश्मीर में वो कार्यक्रम करें, तो उनको ये खुद एहसास होगा कि जम्मू कश्मीर कैसा समृद्ध बनाने के लिए ये सब कुछ किया गया। और ये जितना प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है माइनॉरिटी, तथाकथित माइनॉरिटी की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान के सहयोगी चाइना और दूसरे देशों की तरफ से, वो सब झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान ने इस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि हमने ऑब्जेक्शन लगाया है और वो कहते हैं कि हमने ऑब्जेक्शन ये लगाया है कि आप जम्मू कश्मीर में ये कैसे कर सकते हो, जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी। पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। चीन, लेकिन मुझे चीन से ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो यूएनओ का परमानेंट मेंबर है, वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और उनके विदेश मंत्रालयों के स्पोक्स पर्सन ने इस बात को कहते हुए कि G20 समिट अगर हुई तो चाइना उसका विरोध करता है, अगर वो जम्मू कश्मीर में होती है तो चाइना विरोध करता है और इसलिए विरोध करता है कि जम्मू कश्मीर का सलूशन निकलना अभी बाकी है और जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, चाइना का कहना है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी अभी यूएनओ की गाइडलाइंस के अनुसार उसका सलूशन निकलना बाकी है, अभी सिक्योरिटी काउंसिल में वो फंसा हुआ है। आप सोचो कि जो मामला सिक्योरिटी काउंसिल में समाप्त हो चुका है वो 1972 में ही समाप्त हो गया था जब शिमला समझौता इंदिरा गांधी ने किया। हालांकि इंदिरा गांधी उस समय चूक गई, जिस समय हमने 90,000 1 लाख के लगभग उनके सैनिक छोड़े थे, तो इंदिरा गांधी को उस समझौते में जम्मू कश्मीर मांग लेना चाहिए था। नहीं, आपके 1 लाख सैनिक हमारे पास है, इनको हम वो जन्नत दिखा देंगे, ऐसा विचार कर लेना चाहिए था, ऐसा शर्त रख लेनी चाहिए थी, क्योंकि युद्ध तो वहीं से शुरू हुआ था। पहुँचते पहुँचते वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुँच गया था, यानी कि बंगाल पहुँच गया था, या हम कहें कि वो ईस्ट पाकिस्तान पहुँच गया था। यूएनओ के 3 जनरल सेक्रेटरी, एटलीस्ट 3, बुतरस गाली, कोफी अनान और बान की मून, ये बात पाकिस्तान में घुसकर, पाकिस्तान के सैर करते समय और हिंदुस्तान में आते समय जब पत्रकारों ने उनसे प्रश्न किया तो ये 3 सेक्रेटरी जनरल इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर की कोई डिस्प्यूट यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में पेंडिंग नहीं है। क्यों पेंडिंग नहीं है? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल भारत गया था। जब जम्मू कश्मीर के उस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया तो माउंटबेटन ने इनको समझा लिया, नेहरू को, जबकि उस समय के राजा हरि सिंह ये कह रहे थे नेहरू से कि सेनाओं की कमांड हमको दे दो, हमको पूरे प्रदेश का आइडिया है, हम पाकिस्तान को बाहर निकाल देंगे। तब नेहरू जी ने उनको कहा था कि तुम्हारा तो अधिमिलन हो चुका है, अब तुम्हारा कोई रोल उसमें नहीं बचा, और अधिमिलन के बाद अब आप शांति से बैठिए, भारत उसको डील करेगा और केंद्र उसको डील करेगा। केंद्र ने ऐसा डील किया कि पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और पाकिस्तान से कब्जा छुड़ाने की बजाय हम नपुंसकतावश सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच गए और सिक्योरिटी काउंसिल से हमने कहा कि साहब मी लॉर्ड, आप संसार भर के रखवाले हैं और पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया है, मेरी बहुत बड़ी टेरिटरी कब्जा कर लिया है, अगर हम उन पर हमला करें तो आप हमसे कहोगे कि वो छोटा है, तुम बड़े भाई हो, हमला कर रहे हो, ये ठीक नहीं होगा। तो भाई आप पाकिस्तान को समझा लीजिए कि वो हमारी टेरिटरी छोड़ दें और वो जो उन्होंने हमला किया है वो हमला समाप्त कर दें। ये नेहरू जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया। कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा नहीं हुआ, ये इसका कुछ हुआ नहीं, ये एक रिक्वेस्ट थी जो नेहरू जी ने प्रधानमंत्री रहते सिक्योरिटी काउंसिल को रखी, ये कहते हुए कि आप विश्व के रखवाले हैं, आप विश्व के संरक्षक हैं, इसलिए ये आप पैसिफिक सेटलमेंट आपका काम है, इसलिए सेटलमेंट करवा दीजिए।
उन्होंने एक कमीशन बना दिया जिसको यूएनसीआईपी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। यूएनसीआईपी ने सीज फायर लागू कर दिया, दोनों को कह दिया भाई लाइन ऑफ कंट्रोल बना लो। सीज फायर, हम युद्ध से उसको वापस ले सकते थे, वापस लेने की बजाय सीज फायर हो गया। उस सीज फायर के बाद यूनाइटेड नेशन जो यूएनसीआईपी था उसने सर्वे किया, बहुत सारे प्रश्न हुए और ये सब कुछ होता रहा। फिर नेहरू जी ने वहाँ ये कह दिया कि हम तो साहब प्लीबिसाइड करवाना चाहते हैं। प्लीबिसाइड के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है आप करवा सकते हैं। नेहरू जी ने उनको, उस समय के गृह मंत्रालय ने यूएनसीआईपी को चिट्ठियां लिखी, कहा कि पाकिस्तान जब हटेगा यहाँ से तो कौन बैठेगा, तो उन्होंने कहा भारत बैठेगा। उन्होंने कहा, हमने पूछा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट किसकी होगी, उन्होंने कहा भारत की होगी। फौजें किसकी होंगी, उन्होंने कहा भारत की होंगी। हमने कहा वहाँ इलेक्शन को, प्लेबिसाइड इलेक्शन कौन करवाएगा, उन्होंने कहा भारत करवाएगा। हमने कहा उसका संरक्षक कौन होगा, तो उन्होंने कहा भारत होगा। ऐसे 5 प्रश्न हमने क्लैरिटी के लिए यूएनसीआईपी से पूछे और वो 5 उत्तर भारत के पक्ष में थे। यूएनसीआईपी का पहला रेजोल्यूशन ये था कि भारत अगर वहाँ पर वो करवाना चाहता है, प्लीबिसाइड करवाना चाहता है, तो पाकिस्तान को वो टेरिटरी छोड़नी होगी। ये रेजोल्यूशन का पहला अंग है कि पाकिस्तान को वो टेरिटरी छोड़नी होगी। भारत उस पर प्लीबिसाइड करवाना चाहता है, लोगों से पूछना चाहता है कि उनकी इच्छा क्या है। हालांकि वो प्लीबिसाइड नेहरू जी की गलती थी या वो जानबूझ के किया गया था या वो समय की नज़ाकत थी, रिक्वायरमेंट थी, ये अलग बात है। हो सकता है समय की ज़रूरत हो कि भाई हमने दांव किया हो कि हमने इसलिए इसको लिस्पेंडेंस रखा है क्योंकि हम लोगों से पूछना चाहते थे। जबकि कहीं पर भी जब इंडिया और पाकिस्तान बना तो रायशुमारी का कोई प्रिंसिपल ही उसमें नहीं है। रायशुमारी का प्रिंसिपल से मतलब है उसमें किसी प्रकार के प्लीबिसाइड की कोई व्यवस्था ही नहीं है। सीधा राजा या रजवाड़े या जो वहाँ रूल कर रहा था उसको डिसीजन लेना था। उस समय हरि सिंह ने डिसीजन भारत के पक्ष में ले लिया और वो भारत का अभिन्न अंग उस समय बन गया था। तो राजा को ही डिसीजन लेना था, तो प्लीबिसाइड आप किस लिए करवाना चाहते थे, ये नेहरू जी जानते होंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा यूएनसीआईपी में कहा। लेकिन फिर भी जो भी हुआ था उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में गया था, भारत के पक्ष में गया था। सब्जेक्ट वो प्लीबिसाइड के पक्ष में गया था, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि पाकिस्तान उस टेरिटरी को छोड़ेगा। इसके बाद हमने चिट्ठियां लिखकर पूछा कि पाकिस्तान छोड़ेगा तो क्या होगा। ये कभी पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया और पाकिस्तान ने वो कभी टेरिटरी छोड़ी ही नहीं ताकि हम प्लीबिसाइड करवा सकते। हमने वहाँ पर बाकायदा चुनाव करवाया, पाकिस्तान के कब्जे वाली सीटें खाली छोड़ी, चुनाव करवाकर शेख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया और जम्मू कश्मीर की असेंबली से फिर रेजोल्यूशन पास करवाया। ये जो जम्मू कश्मीर की असेंबली से रेजोल्यूशन है इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ये तो इंटरनेशनल समुदाय को सेटिस्फाई करने के लिए था क्योंकि प्लीबिसाइड की बात हमने की थी कि हम प्लीबिसाइड करवाएंगे। तो प्लीबिसाइड तो तभी करवाएंगे जब पाकिस्तान वो जगह को छोड़ देगा। पाकिस्तान ने वो जगह हमारी कभी छोड़ी ही नहीं, तो प्लीबिसाइड हम कैसे करवाते। तो हमने क्या किया कि उसमें प्रतिनिधित्व की एक सरकार बनाकर असेंबली से रेजोल्यूशन पास करवाकर प्लीबिसाइड को काउंटर किया, जबकि वो आवश्यकता नहीं थी क्योंकि किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ था। कानूनन उस समय माउंटबेटन प्लान में भी ऐसा नहीं था, लेकिन वो चलता रहा। 1971 का युद्ध हुआ। 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने उनके सैनिक छोड़े और शिमला में एक समझौता हुआ। शिमला समझौते में ये कहा गया कि ये जो जम्मू कश्मीर का विषय है ये बायलेटरल भारत और पाकिस्तान मिलकर सॉल्व करेंगे, ये कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है। पाकिस्तान की मजबूरी थी, उसमें स्वीकार करना ही था क्योंकि वो युद्ध हारा हुआ था, 1 लाख सैनिक उसके बंधक थे। हालांकि जैसा मैं कह रहा हूं कि उस समय अगर इंदिरा गांधी थोड़ी सी हिम्मत दिखा पाती और ये कहती कि ये टेरिटरी छोड़ दो तभी हम तुम्हारे सैनिक छोड़ेंगे, तो वो टेरिटरी हमको मिल जाती, नहीं तो युद्ध हम थोड़ा और बढ़ा लेते और वो टेरिटरी हम कब्जा कर लेते, उसके बाद उनके सैनिक छोड़ते। जब हमने बांग्लादेश बना सकते थे तो बांग्लादेश को अलग टेरिटरी घोषित, अलग राज्य घोषित कर, अलग देश घोषित कर देना, उसको मान्यता प्रदान कर देना, उस युद्ध में चीन और अमेरिका मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए, हिंद महासागर में उनकी फौजें लग जाएं, रशिया हमारे पक्ष में अपने युद्धपोत भेज दे, विश्व युद्ध की संभावनाएं बन जाएं, तब हम पीछे नहीं हटे और हमने वो टेरिटरी अलग देश के रूप में, बांग्लादेश के रूप में रिकॉग्नाइज की।
तो फिर जम्मू कश्मीर वापस लेने में कितनी समस्या थी। शायद इंदिरा गांधी के एजेंडे में वो नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने वो जम्मू कश्मीर विषय एक बायलैटरल इशू है ऐसा करके वो 1972 का जो शिमला समझौता था वो कर लिया। शिमले समझौते के बाद चूंकि डिस्प्यूट किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं था, तो शिमला समझौता के बाद ये बायलैटरल हो गया, यानी कि अब यूएनसीआईपी का कोई रोल नहीं रहा, यानी कि अब सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रोल नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल से तो हम आर्बिट्रेशन करवाने गए थे, पंचायत करवाने गए थे, और जब हम दोनों मिलकर एक रेजोल्यूशन पास कर ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, तो फिर आप पंचायती का क्या होगा, आर्बिट्रेटर का क्या होगा, आर्बिट्रेटर का कोई रोल नहीं रहा। उसके बाद ही बुतरस गाली ने ये कह दिया कि भाई कोई डिस्प्यूट नहीं, वो बायलैटरल है, वो आपस में सॉल्व करेंगे। उसके बाद ही फिर कोफी अन्नान ने भी ये कह दिया, बान की मून ने भी ये कह दिया। तो फिर अब इंटरनेशनल जब वो यूएनसीआईपी खत्म हो गया, जब सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा ही नहीं रहा, तो चाइना किस आधार पर यह कह रहा है कि G20 की बैठक वहां नहीं की जानी चाहिए, हम उसको अपोज करते हैं और हम निर्णय करेंगे कि हमें G20 में भाग लेना है कि नहीं लेना। क्योंकि अगर भारत ने वो जम्मू कश्मीर में वो G20 की बैठक की तो चाइना को निर्णय लेना पड़ेगा, और पाकिस्तान का तो आप जान ही रहे हैं कि पाकिस्तान तो आने से रहा, पाकिस्तान तो वैसे ही कर देगा। मुझे डाउट है, मुझे पता नहीं है कि G20 का पार्ट है भी कि नहीं पाकिस्तान, लेकिन मुझे डाउट है कि वो पार्ट है भी, क्योंकि विश्व के 20 देशों में तो उसका नंबर कहीं आता नहीं, वो तो कहीं 150, 200, 250 नंबर पर हो, 200 नंबर पर होगा कहीं। क्योंकि इस समय तो श्रीलंका के बाद सबसे बर्बाद अगर कोई कंट्री संसार का है तो वही है, जिसकी इकोनॉमी बंद हो चुकी है, जिसके यहाँ तेल नहीं है, जिसके पास मोबाइल चलाने के लिए पावर सप्लाई नहीं है, जिसको इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां ये कह रही हमें पावर सप्लाई नहीं मिल पा रही, इसलिए हम इंटरनेट को यहाँ कंटिन्यू नहीं रख सकते। आप सोचो ऐसी सिचुएशन में आप तो पाकिस्तान तो भिखमंगा कंट्री है, वो कहाँ G20 में होगा, लेकिन हो सकता हो भी, मुझे कंफर्म नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि पाकिस्तान और चाइना की इस बौखलाहट से क्या भारत उनकी बात मान सकता है? हालांकि अभी भारत ने ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन नहीं किया कि हम जम्मू कश्मीर में करने जा रहे हैं। वो तो वहाँ सर्वे हो रहे थे, अधिकारियों के बयान आ रहे थे, जम्मू कश्मीर ने ऑफर कर दिया। इसके आधार पर एक इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल समुदाय को ये संदेश गया कि अब G20 की बैठक भारत जम्मू कश्मीर में करने वाला है। मुझे लगता है करना भी चाहिए। ये चाइना के और पाकिस्तान के दबाव में जब हम भारत में बैठकर जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक नहीं कर सकते, तो फिर हम कौन सा ख्वाब देखे बैठे हैं कि हमें पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर वापस चाहिए, या हम कौन सा ख्वाब देखे बैठे हैं कि पाकिस्तान का भी अधिमिलन हो जाएगा? हम कौन सा ख्वाब देखे बैठे हैं कि जब हम मुगलिया सल्तनत से लड़ सकते थे तो आज चरमपंथ से क्यों नहीं लड़ सकते? हम कौन सा ख्वाब देखे बैठे हैं कि घर वापसी जब हम पूरी करवा सकते थे तो अभी घर वापसी क्यों नहीं करवा सकते और ये झंझट ही खत्म हो जाएगी भविष्य की? हम क्यों ऐसा सोचते हैं अगर हम जम्मू कश्मीर में कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकते तो? लेकिन मुझे लगता है मोदी जी का स्वभाव ऐसा नहीं है। मोदी जी का साफ स्वभाव है, जो अगर वो निर्णय करेंगे जम्मू कश्मीर में होना चाहिए तो फिर चाइना छोड़ दीजिए, अमेरिका भी अगर मना करेगा कि यूक्रेन के चक्कर में आप रशिया से संबंध तोड़ दो, तो मोदी जी सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए ये बौखलाहट केवल बौखलाहट है और चीन का कुछ नहीं। वो तो पाकिस्तान का साथ दे रहा केवल, क्योंकि उसको एक अलायंस चाहिए, एक मूर्ख चाहिए, क्योंकि उसकी CPEC वहीं से गुजर रही है। और CPEC के मामले में जब पूछा गया तो चाइना ने कह दिया भाई वो दो अलग अलग प्रकरण हैं। हमने तो CPEC इसलिए पाकिस्तान को दिया था ताकि हम पाकिस्तान की कुछ मदद कर सकें, इसलिए वो CPEC के मामले में बोलने को तैयार नहीं है, यानी कि वन रोड इनिशिएटिव के मामले में बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये तो हकीकत है कि गिलगिट बाल्टिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा इस समय चाइना के कब्जे में है, और ये संभव है कि पाकिस्तान अगर टूटता है तो चाइना उस पर निश्चित रूप से कब्जा करने का प्रयास करेगा, तब भारत को चाइना से लड़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।